हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने बात करी थी कि आज से हम अपनी सोशल स्टडीज़ के सोशल साइंस के पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम 20 अगस्त का पेपर डिस्कस करेंगे जो अभी लास्ट ही आया था। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था या जिनका क्लियर नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से, वो भी इन क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या कमी रही थी, किस किस वजह से नहीं हो पाया। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो किस तरीके का क्वेश्चन आया है। तो आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो हमारी ज्योग्राफी की 6th 7th 8th की वो है एनसीईआरटी है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ साथ हमारी पॉलिटी की भी कंप्लीट हो चुकी है। 6th 7th और 8th तीनों की ही पीवाईक्यू की पॉलिटी के पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं और ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और पॉलिटी की भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो अगर अभी आज तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है अपनी, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सबसे ज्यादा टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें, तो यही हम आगे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 क्वेश्चंस दैट इफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट देन हाउ आर मैप्स शोइंग एवरीथिंग एज फ्लैट, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र सब कुछ कैसे सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। तो इसमें अगर देखा जाए, पहली बात तो ये आपका क्लास 6 का चैप्टर है ग्लोब। क्लास 6 के ग्लोब चैप्टर से ये जो कि आपका ये चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर आप पढ़ें तो विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाएंगे, लेकिन वो दोनों की बात कर रहे हैं, मानचित्र की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे ग्लोब की भी बात की जा रही है। तो उन्हें स्वयं कारण पता लगाने के लिए कहना ये तो नहीं होगा। आस्क देम टू फाइंड आउट द रीजन देमसेल्फ शोइंग द ग्लोब ऑफ द स्टूडेंट। अब ग्लोब तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए इन दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, जैसे कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। शोइंग एनिमेटेडली हाउ मैप्स एंड ग्लोब रिजेंबल आर अर्थ, के मतलब किस तरीके से मैप हो गया या फिर ग्लोब हो गया, किस तरीके से वो आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं या उसको मिलते जुलते हैं किस तरीके से। ये आंसर इसके फेवर में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स A to D should a child have prior knowledge about to understand the concept of a torrid zone। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं A से D में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आप टॉरिड जोन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टॉरिड जोन क्या होता है, उष्णकटिबंध क्या होता है। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, इसके बीच से ये एक विषुवत रेखा जा रही है जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर ये कर्क रेखा होती है और यहाँ पर ये मकर रेखा होती है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ साइड, ये हो गया आपका साउथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है टॉरिड जोन की। टॉरिड जोन आपको पता है कि जैसे कि ये सन है, सन जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और खुद अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। तो जिस टाइम सन की पूरी रोशनी इसके बीच में आती है, यहाँ पर जो पड़ती है, उस टाइम पे इस जोन को आप टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि टॉरिड जोन क्या है, वो ये टॉरिड जोन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपको प्रायर नॉलेज किस किस चीज की होनी चाहिए। ग्लोब की तो आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। इंसुलेशन क्या होता है, ये टेम्परेचर को दर्शाता है। इंसुलेशन मतलब ये टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, क्या क्या टेम्परेचर है, कितना है, तो वो उसकी नॉलेज भी होनी आपको जरूरी है। अब बात आती है लॉन्गिट्यूड्स की या लैटिट्यूड्स की। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, जो कि लंबाई में होते हैं। इस तरीके से जो लंबाई में रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऐसे
लेटी हुई रेखाएं हैं, तो इनकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैटिट्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी बताती जा रही हूँ, और ये किस चैप्टर से है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और, एक बात का और ध्यान रखेंगे, आप अपनी कॉपी, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपके लिए हर बार आपको पूरी 10 चैप्टर्स की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 12 नून, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यदि ग्रीनिच यामयोत्तर समय दोपहर के 12 बजे कर है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। अब यहाँ पर आपको टाइम को निकालना है, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। उसका एक तरीका है, ये मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी। जैसे कि ये हमारी, यहाँ पर आप समझिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट और वेस्ट की, यहाँ पर कहाँ का टाइम पूछा गया है, ईस्ट का। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया ईस्ट और ये वाला पोर्शन हो गया वेस्ट। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी टाइम ईस्ट का पूछा जाएगा तो वो टाइम बढ़ेगा, और अगर वेस्ट का पूछा जाएगा तो टाइम माइनस में होगा। अब हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब 1 घंटे में कितनी घूमेगी, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 घंटे का अगर हम निकालें तो 1 × 24 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। तो अब अगर हम 1 घंटे का निकालते हैं तो 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो इनको हम किससे करेंगे, 6 से। 6 चौक 24 और 6 छंग 36, तो ये कितना हो गया, 60/4। अब इसको हम फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 15 30, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर हो गया 30। और अब 2 को इससे करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी, ईस्ट और वेस्ट की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो 1 आवर्स है, ठीक है, 1 घंटे का हमें निकालना है, तो 1 घंटे का हो गया 15 डिग्री हमारा, ठीक है। अब इसने 12 बजे बाद पूछा है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 कैसे आया, जैसे कि यहाँ पर इसने पूछा है, 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमारा निकला है 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो ये 45 डिग्री आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो फिर भी ये 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ईस्ट का पूछा है, तो ईस्ट का मतलब प्लस हो रहा है, तो 15 × 3 = 45 हो गया। अब एक तो बात तय हो गई कि 12 बजे के बाद का टाइम है, तो इसमें 9 बजे वाला नहीं होगा और 10 बजे वाला नहीं होगा, या तो आंसर 3 PM होगा या फिर 2 PM होगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हमने 12 में 3 प्लस कर दिए तो हमारा जो टाइम हो गया वो 3 PM आ जाएगा। आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, मैं एक बार फिर से समझाऊंगी इसी क्वेश्चन को। अगर हम इसको फिर से समझते हैं, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया। जब भी हम ईस्ट की बात करेंगे तो ये जो हमारा टाइम होगा ये प्लस में आएगा, वेस्ट में होगा तो हमेशा माइनस में आएगा। और एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये कभी भी लैटिट्यूड में नहीं होता, ये बात हमेशा लॉन्गिट्यूड में ही होती है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। हमारी जो अर्थ होती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। हमें 1 घंटे का निकालना है, तो हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमारा इस काटापीटी करने के बाद आ जाएगा 15 डिग्री। तो मतलब 1 घंटे में कितना अर्थ हुआ, 15 डिग्री हुआ। यहाँ पर कितना पूछा है, टाइम हो गया 12 बजे, ठीक है। उसमें हमें ईस्ट है तो उसमें हम प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 45 डिग्री, तो 15 डिग्री हमारा 1 घंटे का आया। 1 घंटे का अगर 15 डिग्री आया तो उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो हमारा 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 3 घंटे यहाँ हो गए, तो 12 के बाद प्लस हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर 3 PM हो जाएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, निकालना भी आ गया होगा टाइम। अब इसकी आप प्रैक्टिस भी जरूर करना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अभी ये लास्ट ही पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी ये पूछ ले। चलिए आगे देखते हैं। सी केव्स आर फॉर्म्ड इन कोस्टल एरियाज, सेलेक्ट द सुटेबल रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करें कि किस कारण के द्वारा ये समुद्री गुफाएं बनती हैं। विंड इरेक्शन के द्वारा नहीं बनती है। मैन मेड एक्टिविटी तो है ही नहीं, क्योंकि समुद्र में गुफाएं बनेंगी तो उसमें मैन का तो कोई काम है ही नहीं।
फॉलिंग द रॉक्स भी नहीं है, क्योंकि शेल गिरने से वो गुफा के रूप नहीं लेगा। तो ये जो तरंगों द्वारा अपरदन और निक्षेपण होता है, इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ वेव्स, जब ये होता है तो सी केव्स बनती हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, टाइम निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो टाइम निकालने का ये जो आया है आपका, ये आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि उस चैप्टर से आपके 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाई डू एवरग्रीन ट्रीज गो नियर इक्वेटोरल रीजन। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये उसी के आसपास उगते हैं? तो इसका रीजन होता है भारी वर्षा और उच्च तापमान, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वहां पर ये ट्री ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब लैटिट्यूड की बात हो रही है, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, समझ गए आप? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? अक्षांश के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23/1/2 उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिण हो गया ये और उत्तर हो गया ये। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अब इसमें से अगर देखा जाए, यहाँ पर ये होती है ऊपर कर्क रेखा, और ये जो नीचे वाली होती है ये होती है मकर रेखा, ये होती है विषुवत रेखा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस थ्रू साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर से पास होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, An imaginary line drawn on the globe to divide it into 2 equal parts is known as the, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उस रेखा का क्या नाम है? जो इसको नॉर्थ में, इसको साउथ में डिवाइड करती है, उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है इक्वेटर, विषुवत रेखा। उस रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इस चैप्टर को एक बार जरूर ध्यान से फिर से पढ़ें। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोब फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन करें। ग्लोब पर अक्षांतर देशांतर खींचे गए हैं, मतलब लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों भी है। इट इज टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी करेक्ट है। तीसरा आता है ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी करेक्ट है। यह अंडाकार आकृति में है, नहीं, अंडाकार आकृति में ये नहीं है। तो ए, बी और सी ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन करें कि मतलब क्या रीजन है। अगर देखा जाए आपका, तो ये जो आपका चैप्टर हो जाता है, ये आपका चैप्टर है, ये क्लास 6 में ही है ये आपका चैप्टर। ये आपकी 5 लेयर होती हैं। हैज आइडियल एरोस्फीयर हैज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन को उड़ाने के लिए परिस्थिति की बात करी जा रही है। तो बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त होगा, तभी तो आपका प्लेन उड़ सकता है। तो ये कौन कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीसोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है और एक्सोस्फेयर होती है, जिसको हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है और आप डिटेल में ये पढ़ सकते हैं। आपको देखकर आइडिया लग रहा होगा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपका एनसीईआरटी की बुक्स चैप्टर्स को पढ़ना, एक बार पढ़ना तो एटलीस्ट बहुत जरूरी है ही। अब यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है यहीं से, मतलब टॉपिक यही है, यही लेयर्स हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी लेयर कहाँ पर होती है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको कॉलम्स को मैच करना है, जिसमें आपका देखा जाए ओजोन परत की बात हो रही है। तो ओजोन परत कहाँ पर होती है? आपकी समताप मंडल में होती है। तो ए का 3, तो ये आपका हो जाएगा। पहले ही उससे आपको पता चल जाएगा, लेकिन बाद में भी देख लेते हैं। रेडियो प्रेषण की बात करी जाए तो वो बाह्य वायुमंडल में होता है।
मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और पतली वायु कहाँ पर होती है, वो वाहिर मंडल में होती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ओजोन लेयर हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, रेडियो टर्मिनेशन हो गया आपका, ये हो गया आपका थर्मोस्फेयर, वेदर फिनोमिना आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर में, और थिन एयर हो गई आपकी एक्सोस्फेयर में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट बिकॉज इट, जो गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये जलधारा इसलिए क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी जलधारा है ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, मतलब ये इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर आपको पता ही है कहाँ होता है, ये हमारी अर्थ हो गई, ये यहाँ पर इक्वेटर हो गया, ये ऊपर आपकी कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, यहाँ पर सन की लाइट पड़ती है एकदम सीधी। तो ये वाली जो बात हो गई, गल्फ स्ट्रीम जो हो गई महासागरीय जलधारा है, ये इसके पास है, तो इस वजह से ये कहाँ पर, ये बहुत ज्यादा गर्म ओशन है, और वो गर्म ओशन इसी वजह से है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस देखकर समझ में आ रहा होगा कि सीटेट का अब क्या लेवल हो गया है। अब सीटेट क्लियर करना इतना इजी नहीं है, तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है, इनका मिलान करें। स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि, गहन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारा, ये क्या क्या है। अब इसमें देखा जाए तो स्थानांतरित कृषि जो होती है वो सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है। अगर हम वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करते हैं तो वो जो होती है वो सघन जनसंख्या वाले इलाकों में ज्यादा होती है। और गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो एक सेकंड ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, मैं दोबारा एक बार क्लियर करती हूँ। मैच द फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड एरियाज और रीजन इसमें बताया गया है। फर्स्ट आता है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरित कृषि। एक सेकंड, अभी इसको मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ये आपका पहला हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि। ये जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है ये होती है सघन वन वाले क्षेत्रों में। कहाँ पर होती है ये, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, सघन वन वाले क्षेत्रों में, जहां पर बहुत सारे वन होते हैं और क्षेत्र होते हैं। और जो आपकी ये होगी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होती है, जो आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, ये होती है आपकी शीतोष्ण घास के मैदान में, मतलब टेम्परेट ग्रासलैंड में ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है। अब बात करते हैं इंटेंसिव सब्सटेंसेस की, एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि। अगर हम गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं तो ये आपकी होती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और जो आपका चलवासी पशुचारण होता है ये होता है अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में। तो इस हिसाब से आपका ए का 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपके अभी 20 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था, ये वो वाले PYQs हम कर रहे हैं। अभी मैंने क्या किया है, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं कराया है, मैं क्या कर रही हूँ, पॉलिटी के जितने भी उसमें क्वेश्चंस आए थे वो सारे मैंने एक बार में करा दिए। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैंने ज्योग्राफी के करा दिए। अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी। मतलब अगर आप एक टॉपिक, एक अपनी बुक भी उठाते हैं, उसका पूरा कंटेंट पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे PYQs भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हो गई वो टेम्परेट ग्रासलैंड में होती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होगी वो आपकी ये होगी सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में। और ये इंटेंसिव सब्सटेंसेस आपका हो जाता है थिक फॉरेस्ट एरियाज में। नोमैडिक हार्डिंग आपका जो हो जाएगा वो थिकली पॉलिटेड एरियाज में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ऑन एनर्जी रिसोर्सेज। ये 8th क्लास की बुक का आपका चैप्टर है, रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 1 है, वहीं से आपका लिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर गलत कौन सा है उसका आपको चयन करना है। इसमें से सही आप पहले देखिए कि सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। और तीसरा आपका रहता है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। जो इसमें ये वाला है, थर्ड वाला है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। तो ये जो होता है ये आपका इसमें रॉन्ग है। टाइडल एनर्जी इज एग्जीक्यूटिवली, ऐसा नहीं होता है। जो विंड एनर्जी होती है वो नॉन पॉल्यूटेड होती है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोगैस कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को कॉज करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर डिस्टेंस। मतलब एक यातायात का कौन सा साधन सबसे अधिक सही है दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो वो कौन सा है आपका जल मार्ग। जितने भी शिप होते हैं वो बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं और वो काफी सस्ता भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सजेस्ट द टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी शुड यूज मोर इन ऑर्डर टू सेव आवर एनवायरनमेंट। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वे संसाधन कौन सा है। नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या अजैव संसाधन। तो उसमें आएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब नवीकरणीय संसाधन। ये आपका क्लास 8th की बुक में से क्वेश्चन आया, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज और लास्ट चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों में से ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको साथ ही साथ चैप्टर के नेम भी बता दिए। तो अब ये यहाँ पर आपका 20 अगस्त वाला जो क्वेश्चन पेपर था ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लेवल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, 20 का है, 18 का है और 22 का है, ये मतलब जो जितनी भी आपके ईयर्स में पीछे क्वेश्चन हुए हैं वो सारे ज्योग्राफी के मैं अब यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, डेली मॉर्निंग में आपकी ये 11 बजे सुबह में आपकी पीवाईक्यू की क्लास होगी और कल से फ्रॉम टुमारो आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। अभी पहले हम क्लास 6 की हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम साथ ही साथ में क्लास 7 की और क्लास 8 की हिस्ट्री भी खत्म कर देंगे। तो मेरा टारगेट है कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, नवंबर के एंड तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, हमारी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हो जाएंगे, फिर हम अपने हिस्ट्री के पीवाईक्यूज करेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी एक जो तैयारी है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो। अभी आपका एग्जाम 20 जनवरी को है, अभी आपके पास टाइम है, नवंबर है आपके पास, अभी आपके पास दिसंबर भी है और आपके पास रिवीजन करने के लिए 20 दिन जनवरी के भी हैं। तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आप अपना धीरे से एक सीक्वेंस में चलते रहिए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहिए।